जो लोग हर बात पे ऑफेंड हो जाते हैं उनके बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। द अमाउंट ऑफ ऑफेंस जो ये लोग लेते हैं, दैट ऑफेंस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। मतलब परिस्थिति कुछ भी हो, अगर सामने वाला ऑफेंस लेने वाला है तो वो ऑफेंस लेगा, और जिस क्वांटिटी में वो ऑफेंस ले रहा है वो क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। हो सकता है ऑफेंस लेने वाले लोग मेरे अगले स्टेटमेंट से और ज़्यादा ऑफेंड हो जाए, बट इट इज़ ट्रूथ कि ऑफेंस लेने वाले लोग एक्टिवली वो चीज़ ढूंढते हैं जिस चीज़ से वो ऑफेंस ले सके। वो एक्टिवली वो चीज़ सीख करते हैं जिस चीज़ से वो ऑफेंड हो। ये उनकी एक साइकोलॉजिकल नीड होती है। ये बात तुम्हें मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी ने कुछ एक बात कही और उस बात से कुछ लोग ऑफेंड हो गए। सो अगली टाइम जो इंसान बात करेगा वो अपने बात पे एक फिल्टर ऐड कर देगा, बट फिर भी जो लोग ऑफेंड होने वाले हैं वो उस बात से ऑफेंड हो जाएंगे और वो आदमी और एक फिल्टर ऐड करेगा, और ये प्रोसेस चलती जाएगी। वो आदमी फिल्टर पे फिल्टर ऐड करता जाएगा, लेकिन जो आदमी ऑफेंस लेने वाला है उसका ऑफेंस कम नहीं होगा, क्योंकि ऑफेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉलरेंस। मतलब अगर कोई इंसान अपने बातों पे फिल्टर अप्लाई किया जा रहा है, फिर भी अगर कोई ऑफेंड हो रहा है, इसका मतलब टॉलरेंस डिक्रीज हो रहा है। मतलब जहाँ पे कुछ दिन पहले ऑफेंड होने के लिए बहुत बड़ी चीज की आवश्यकता थी, वहीं पे आज वो इंसान छोटी सी छोटी बात पे ऑफेंड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो लेफ्ट वाले लोग हैं, पहले वो ऑफेंड होते थे अगर तुमने कोई मिसोजेनिस्टिक बात कर दी उस पे, और अब लेफ्टिस्ट लोग ऑफेंड हो रहे हैं प्रोनाउन यूज को लेके। और जो लोग राइट पे फॉल करते हैं वो पहले ऑफेंड होते थे जब उनका प्रार्थना स्थल डिस्ट्रॉय किया जाता था या उन पे अटैक होता था तब, और अब ये ऑफेंड हो रहे हैं एक जोक से। सो ऑफेंस लेना ये लेफ्ट या राइट की चीज़ नहीं है। दोनों केसेस में जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, वहाँ पे एक फिजिकल थिंग से चीज़ें एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रक्ट की ओर बढ़ती है। जहाँ पे पहले तुम एक फिजिकल थ्रेट के साथ ऑफेंड होते थे, वहीं पे तुम अभी ऑफेंड हो रहे हो एक प्रोनाउन से, एक जोक से। सो लेफ्ट और राइट दोनों ही कम टॉलरेंट होते चले जा रहे हैं, और इस ऑफेंस कल्चर से हमें फोर्स किया जा रहा है पॉलिटिकली करेक्ट होने को, और इससे लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच और एबिलिटी टू एक्सप्रेशन कर्व हो रही है। रिकी जेरवेस एक ब्रिटिश स्टैंड अप कॉमेडियन है। उनको अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है उनके ट्रांसजेंडर्स पे जो जोक होते हैं उनके ऊपर। और फिलोसोफर कम स्टैंड अप कॉमेडियन जॉर्ज कार्लिन रिलीजन और एबॉर्शन जैसे मुद्दों पे खुल के बोलते थे। कई लोग डार्क कॉमेडी करते हैं, वो लोगों के डिसेबिलिटीज और एट्रोसिटीज पे जोक करते हैं। एक गरीब बच्चा है मेरे पास, ठीक है, 2000 रुपए का नोट दे दिया। एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार। कई लोग ये चीजें एंजॉय करते हैं क्योंकि इसमें कोई इल विल नहीं होती। अगर कोई कॉमेडियन ये जोक कर रहा है तो उसके पीछे उस कॉमेडियन का इंटेंशन गलत नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस चीज से ऑफेंड हो जाते हैं, और इसी ऑफेंस कल्चर से आती है सेंसरशिप। कई स्टैंड अप कॉमिक्स परफॉर्मर्स और आर्टिस्ट को बोला जाता है कि तुम स्टेज पे ये चीजें नहीं बोल सकते, क्योंकि इन चीज़ों का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एडवर्टाइजिंग पे। अगर सामने वाला आर्टिस्ट कोई चीज़ें बोलता है और ऑडियंस को वो चीज़ें पसंद नहीं आती, तो एडवर्टाइजर उस ऑर्गेनाइजर के पास नहीं जाएगा और उसका रेवेन्यू लॉस होगा। इसलिए पैसों की वजह से न चाहते हुए भी लोगों को चीज़ें सेंसर करनी पड़ती है। इस सेंसरशिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं WWE। मिड 2000s तक WWE वॉज ब्रूटल। 20 साल पहले WWE में ऐसे सेगमेंट्स होते थे जो कि आज के डेट में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो सेगमेंट्स एंटरटेनिंग होते थे, वो सेगमेंट्स लोगों को पसंद थे, लेकिन वो सेगमेंट्स पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होते थे। कई बार इन सेगमेंट्स में WWE के फाउंडर विंस मैकमैन और उनकी बेटी, जो कि WWE की CEO और चेयरवुमन है स्टेफनी मैकमैन, उनको ह्यूमिलेट किया जाता था। लेकिन सरप्राइजिंगली ये सेगमेंट्स स्टेफनी और विंस इन दोनों ने खुद लिखे हुए होते थे। लेकिन लेट 2000s आते आते WWE टर्न इनटू PG एरा। मतलब वो चीज़ें जो पहले होती थी, ये जो सेगमेंट्स थे, वो उन्होंने कम्प्लीटली बंद कर दिए और उन्होंने फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इससे हुआ क्या कि जो लोग पहले से WWE देखते आ रहे थे उन लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई, लेकिन कंपनी को ज़्यादा एडवर्टाइजर्स और स्पॉन्सरशिप्स मिलने शुरू हो गए और उनका रेवेन्यू कुछ ही दिनों में डबल हो गया। सो अगर कोई अपना कंटेंट सेंसर कर रहा है तो वो अपने मर्जी से वो चीज़ नहीं कर रहा। यूट्यूब पे भी अगर तुम कुछ चीज़ें बोल देते हो तो यूट्यूब तुम्हारी रीच डाउन कर देता है।
किसी चीज से ऑफेंड होना एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, लेकिन ये तुम्हें इस चीज का हक नहीं देता कि तुम ये डिक्टेट करो कि सामने वाले ने क्या बोलना चाहिए। If you are offended by religious jokes, you are a human being. If you are avenging religious jokes, you are a fundamentalist. अगर किसी ने तुम्हें गाली दे दी या किसी ने तुम्हें स्टूपिड बोल दिया तो तुम रिटेलिएट कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम वो स्टूपिड वर्ड ही बैन कर दो। ऐसे कई वर्ड्स हैं जो 20 साल पहले हम बेझिझक यूज करते थे, लेकिन अब वो वर्ड्स यूज करने से पहले कोई भी 10 बार सोचता है। जॉर्ज कार्लिन ने अपने एक स्टैंड अप में इसी सॉफ्ट लैंग्वेज को क्रिटिसाइज किया है। Cripples. Simple, honest, direct language. There's no shame attached to the word cripple that I can find in any dictionary. But we don't have any cripples in this country anymore. We have the physically challenged. How about differently abled? These poor people have been bullshitted by the system into believing that if you change the name of the condition, somehow you'll change the condition. ऑफेंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि ऑफेंस सब्जेक्टिव होता है, ह्यूमर सब्जेक्टिव होता है। ये डिपेंड करता है तुम्हारे सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक कंडीशन पे, तुम्हारे रिलीजियस व्यूज पे, तुम्हारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे, तुम्हारे पॉलिटिकल अफिलिएशंस पे, सेक्सुअलिटी पे, प्लेस, एज और बाकी बहुत सारी चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि किसी चीज़ से तुम ऑफेंड होगे या नहीं। अगर तुम किसी चीज़ से ऑफेंड हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारी दुनिया को भी उस चीज़ से ऑफेंस लेना होगा। हम सभी लोग यूनिक इंडिविजुअल्स हैं, और अगर हम सेम होते तो ये दुनिया एक बोरिंग प्लेस बन जाती। मैंने अपने चैनल पे फ्रेडरिक नीचा के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई हैं, और उन वीडियोस के नीचे लोग कमेंट सेक्शन में नीचा को गाली दे रहे थे और कह रहे थे कि नीचा की फिलोसॉफी बकवास है, नीचा का इटर्नल रिकरेंस का कॉन्सेप्ट सेंस नहीं करता, क्योंकि उन्हें वो चीज़ समझ में नहीं आई। और ऐसी कई बातें लोगों ने नीचा के बारे में कही। नाउ आई पुट नीचा इन वेरी हाई रिगार्ड। मैं उनके लाइफ से और फिलोसॉफी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहा हूँ। तो क्या ये जो मुझे कमेंट्स आई उनसे मुझे ऑफेंड होना चाहिए? जो आदमी नार्सिसिस्टिक होगा या सेल्फ स्टीम में लो होगा वो ये चीज़ें पर्सनली ले लेगा। उसको लगेगा कि अगर कोई नीचा के बारे में बोल रहा है तो वो मुझ पे अटैक है, और वो इस चीज़ से ऑफेंस ले लेगा और वो इस चीज़ के बारे में एंग्शियस फील करेगा। लेकिन क्या इन 2-4 कमेंट्स से नीचा की फिलोसॉफी कम प्रोफाउंड हो जाएगी? जब मेरे किसी वीडियो पे ऐसा कमेंट आता है तो आई फील ओनली वन थिंग, दैट इज पिटी। मुझे उस आदमी पे तरस आता है, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ से ऑफेंड हो गया तो इसका मतलब ये है कि मैं मेरे लो सेल्फ स्टीम की वजह से उस आदमी से अप्रूवल सीख कर रहा हूँ, जबकि वो इंसान मेरे लिए मैटर भी नहीं करना चाहिए। और ये जो ऑफेंस लेने वाली चीज़ है वो कंट्री टू कंट्री या आइडियोलॉजी टू आइडियोलॉजी डिफर करती है। इंडिया जैसे कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक लेफ्ट विंग वाला इशू है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऑफेंस लेते हैं जब कोई किसी के धर्म के बारे में बोलता है, किसी की कास्ट के बारे में बोलता है, किसी के प्लेस के बारे में बोलता है, तब लोग ऑफेंस ले लेते हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ये एक राइट विंग वाला इशू है, क्योंकि वहाँ पे वो कल्चर ज़्यादा प्रोमिनेंट है और वहाँ पे कंजर्वेटिव लोगों को काइंड ऑफ फोर्स किया जाता है प्रोनाउंस यूज करने के लिए। अब मैं ये चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस चीज़ पे वीडियो बना चुका हूँ और उस वीडियो की वजह से मेरे चैनल की रीच डाउन हो गई है। सो अगर आपको वीडियो देखना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे मैंने डिटेल में इस चीज़ के बारे में बात करी हुई है। अगर किसी के थॉट्स को कंट्रोल करना हो तो पहली चीज़ होती है उसके लैंग्वेज को कंट्रोल करना, ताकि सामने वाला क्रिटिकली सोच ना पाए। और कई सरकारें ऐसा ही कर रही है, और हमारा एम होना चाहिए फ्री स्पीच के लिए फाइट करना।